आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो ऑफिशियल लॉन्च था और जो उसका पूरा टेन्योर रहा, पूरा टाइम रहा, उसने क्या किया, उसमें कौन कौन लीडर्स रहे, किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंडक्ट करवाया गया, हर फेज़ में जाकर हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने बात की थी एक प्री फेज़ के बारे में, जिससे कि हमने ये रीजंस के बारे में बात की थी कि क्या रीजंस थे जिनके कारणवश गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च करना पड़ा था। ये कौन सा सेशन था? ये लाहौर सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू 1929 का, जिसमें कहा गया कि अब जो है वो सिर्फ पूर्ण स्वराजी आईएनसी का हिंदुस्तान के लिए गोल रहेगा। साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बॉयकॉट किया जाएगा वो जब भी आए। उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च करने के लिए और उसके प्रति जो भी ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दी गई थी। और ये कहा गया था कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर्स के, उन्हें अपनी जो पोस्ट है उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा और टैक्सेस का जो पेमेंट है उसे बैन करना है, उसे बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ में हमने बात की थी 31 जनवरी 1929 की, 31 दिसंबर 1929 की, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तिरंगा फॉर फ्रीडम, आज़ादी का हिंदुस्तान का तिरंगा जो था वो लहराया था। अब गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 डिमांड्स सरकार को पेश किए। उन्होंने कहा कि ये मेरी 11 डिमांड्स हैं। डेट थी 31 जनवरी 1930। ईदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। और ये जो डिमांड्स थी ये कंप्लीटली कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, रिफॉर्म से रिलेटेड थी, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से, और कुछ थी जैसे कि हमारे जो पेजेंट्स हैं उनसे रिलेटेड थी। इसमें मेन जो कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो आर्मी और सिविल सर्विसेज है उनमें जो सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है, जो एक्सपेंसेस लगा रही है, उसे 50% तक कम कर दिया जाए। जो लैंड रेवेन्यू है जो पेजेंट से लिया जाता है उसे 50% कम कर दिया जाना चाहिए। जो कोस्टल शिपिंग है, इंडियन कोस्टल शिपिंग, उसे इंडियंस के लिए ही रिजर्व कर दिया जाए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल एक्सेप्ट किया जाए। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सरकार की सॉल्ट पे जो मोनोपोली है, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, उसे अबॉलिश कर दिया जाए। अब ये सॉल्ट लॉ है, सॉल्ट एक्ट 1882 का, सॉल्ट एक्ट 1882, माय अपॉलॉजीज फॉर माय राइटिंग, जिसके तहत सरकार को एक मोनोपोली मिल गई थी, या सरकार ने खुद को एक मोनोपोली दे दी थी कि जो सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन है समुद्र से और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है, और सरकार की जो डिपोज हैं, सॉल्ट डिपोज, उन्हीं के द्वारा की जा सकते हैं और उन्हीं को वहीं से जो है सॉल्ट जो है वो खरीदा जाए। तो इस चीज़ को अब जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आधार बनाया जाएगा। अब 31 जनवरी को 1930 को जब ये डिमांड्स पेश की गई, गांधी जी ने कहा या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या रिजेक्ट कर लीजिए, लेकिन सरकार का कोई भी जो रिएक्शन था वो नहीं देखने को मिला। तो फाइनली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को कहा कि क्योंकि सरकार कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम अब आपको अपना लीडर मानते हैं और अब आपको हर अथॉरिटी और पावर देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का। क्या डेट रहेगी, कौन सी जगह रहेगी और क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ गांधी जी को ही डिसाइड करना था। अब यहाँ पर गांधी जी ने डिसाइड कर लिया फेब्रुवरी के एंड में, साल कौन सा चल रहा है 1930, कि हम सॉल्ट को, नमक को, अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आधार या न्यूक्लियस डिसाइड करेंगे और उसे रखकर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सवाल सबसे पहले ये है कि वाई सॉल्ट वॉज चोजन एज एन इम्पॉर्टेंट थीम। क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी, हिंदुस्तान में रहने वाला हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर सेक्शन सबसेक्शन का आदमी जो था, उसे नमक की जरूरत तो है,
पानी आप कहीं से नहीं लोगे तो कहीं और से ले लोगे। खादी जो थी वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन खादी सबके बस की बात नहीं थी। खादी महंगा था। हमने जो पिछले हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें भी हमने बात की थी कि खादी इतना महंगा पड़ता था कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे और सबको हैंड स्पिनिंग नहीं करनी थी। तो सॉल्ट को आधार बनाया गया। पहली चीज़ कि ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, एक नॉर्मल कमोडिटी है हमारी ज़िंदगी की, और उस पर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। बाहर से सरकार आई है, लोग आए हैं, वो हम पे मोनोपोली झाड़ रहे हैं इस चीज़ की कि हम ही सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गांधी जी को सॉल्ट ड्यूटी पे करना बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट लगता था, इसलिए सॉल्ट को लिंक किया गया स्वराज से। इट वॉज लिंक्ड विद द आइडल ऑफ स्वराज, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके ये नो रेंट कैंपेन की तरह इसे लॉन्च करने वाले थे। साथ में ही इसे कहा गया कि सॉल्ट को ब्रेक करके जो गरीब लोग हैं उनमें एक शक्ति प्रोड्यूस होगी। ये एक सेल्फ हेल्प का रूप सिंबल माना जाएगा, और साथ में ही एक सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन होगी कि अब हम अपनी जो सफरिंग्स हैं, ब्रिटिश के द्वारा पैदा की गई जो मुसीबतें आई हैं हम पर, हम उसे अब और नहीं सहेंगे। अब यहाँ पर 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च रहा। उससे पहले मतलब गांधी जी का जो एक प्लान था वो उन्होंने मार्च 2 मार्च 1930 को उन्होंने लॉर्ड आयरविन को एक्सप्लेन कर दिया कि देखो आई एम गोइंग टू डू दिस। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया वाइस रॉय को। ही इन्फॉर्म्ड हिम दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट और ऑर्गेनाइज दिस मार्च। साबरमती से लेकर जो अहमदाबाद के गांव-गांव तक हम जाएंगे और फाइनली हम दांडी तक पहुंचेंगे, दांडी कोस्ट तक, और वहां पर सॉल्ट को अपने हाथों में पकड़ के, ठीक है, उसे हम एक तरीके से एक सिंबल मानेंगे कि हम जो है अब तुम्हारे अधीन नहीं हैं। और इसका जो टोटल डिस्टेंस था जो वो कवर करने वाले थे वो था 240 मील, 240 माइल्स। अब इसमें जो साबरमती आश्रम से जो गांधी जी के साथ लोग जुड़ने वाले थे वो तकरीबन 78 इन नंबर्स थे, 78 मेंबर्स साबरमती आश्रम के, जो गांधी जी के साथ साबरमती से 240 मील का जो पूरा डिस्टेंस है वो कवर करने वाले थे टिल दांडी कोस्ट। अब इससे पहले कि इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता, गांधी जी ने कुछ डायरेक्शंस दे दिए थे फ्यूचर के लिए। गांधी जी ने कहा कि अगर तुम गुजरात नहीं भी आ सकते तो भी कोई बात नहीं, तुम जहां पर भी रहते हो तुम अपने आसपास की जगह पर जाओ जहां पर समुद्र हो, सी वाटर से नमक उठाओ और प्रण ले लो कि अब स्वराज जो है वो हमारे हाथों में है। फर्स्टली, सेकेंडली, जो फॉरेन लिकर शॉप्स हैं और फॉरेन क्लॉथ शॉप्स हैं उनका घेराव करो। थर्डली, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। फोर्थ, लॉयर्स अपना प्रैक्टिस जो है उसे अब खत्म कर दें। दे विल गिव अप द प्रैक्टिस दे आर डूइंग। लास्ट इसमें फिफ्थली एक पॉइंट आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, वो ये है कि अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलोगे तो ही तुम स्वराज को हासिल कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। अब इस लाइन का महत्व इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले हमने जितने भी मूवमेंट्स पढ़े सब किसी ना किसी कारणवश विड्रॉ करने पड़े, क्योंकि हमें वहां पर वायलेंस का एक फेज जो था वो हमें देखना पड़ा। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इफ यू विल स्टे ट्रूथफुल एंड नॉन वायलेंट ओनली देन यू कैन अटेन सेल्फ रूल। और साथ में लास्टली उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी कारणवश मैं अरेस्ट हो जाऊं तो तुम्हारे जो लोकल लीडर्स हैं वो तुम्हें लीड करेंगे और तुम्हारा काम है उन्हें ओबे करना। अब इसी के साथ 12 मार्च को ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया। डेट थी 12 मार्च 1930, टाइम मुझे नहीं पता। और गांधी जी दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 इन्होंने अपने हाथों में सॉल्ट को उठाकर एक तरीके से ये दिखाया कि अब हम ब्रिटिश के कोई भी लॉ को नहीं मानेंगे, और इस तरीके से सॉल्ट लॉ का वायलेशन किया गया।
साथ में उन्होंने लोगों को ओपनली रिक्वेस्ट किया, उनसे कहा कि अपने घरों में जाकर नमक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें और जहां भी पॉसिबल हो तुम इस मूवमेंट को कंडक्ट करो। आज से तुम्हें ब्रिटिश की जो मोनोपोली है सॉल्ट पर, एक्ट कौन सा बताया मैंने, सॉल्ट एक्ट 1882, उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्च, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया। गुजरात में ही, सिर्फ गुजरात में 300 विलेज ऑफिशियल्स ने तुरंत जो ब्रिटिश सरकार की जो नौकरी थी वो गांधी की अपील पर रिजाइन कर दी। कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वो ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंस्ट्रक्टिव टास्क कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। अब सॉल्ट टैक्स लॉ जो था, सॉल्ट लॉ डिसओबीडियंस, वो पूरे देश में फैलने लगा था। जवाहरलाल नेहरू अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिए गए फॉर द वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, जिसकी वजह से मद्रास, कलकत्ता और कराची में डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे। इसके बाद 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन 4 मई 1930। कब किया उन्हें अरेस्ट? जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं धरासन सॉल्ट वर्क्स में रेड करवाऊंगा। जगह थी धरासन सॉल्ट वर्क्स, जो कि फैक्ट्री थी, जहां पर एक सरकारी डिपो है या फैक्ट्री जहां पर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम इसे रेड करेंगे। तो गांधी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद 4 मई 1930 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब गांधी जी के अरेस्ट के बाद बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र, हर जगह बहुत ही प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे थे। अब इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन जारी किया और उन्होंने कहा कि अब जो रावतवारी एरियाज हैं वहां पर रेवेन्यूज को पे करना बंद कर दो। रेवेन्यूज शुडंट बी पेड। सेकेंडली, जो जमींदारी एरियाज हैं जहां पर जमींदारी सिस्टम चलता है, मोस्टली ये ईस्ट इंडिया में चलता है, तो यहाँ पर जो चौकीदारी टैक्स है, चौकीदारी या चौकीद्वारी टैक्स, चौकीदारा या चौकीदारी टैक्स, इसे पे करना बंद कर दिया जाए। अब ये चौकीदारी टैक्स क्या है मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लूँ। फर्स्ट पॉइंट, रावतवारी एरियाज में जमींदारी रेवेन्यू को पे नहीं करना है, जमींदारी एरिया में चौकीदारा टैक्स को नहीं पे करना है। और लास्टली, सेंट्रल प्रोविंसेस में जो फॉरेस्ट लॉज हैं उसे वायलेट करना शुरू कर दिया जाए। अब ये चौकीदारा टैक्स क्या था कि जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर चौकीदारों को नियुक्त किया जाता था। ये चौकीदार पुलिस फोर्स के एक सप्लीमेंट्स के तौर पर, मतलब उन्हें सब्स्टिट्यूट के लेवल पर काम करते थे, और साथ में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकारी मुखबिर या स्पाइस का काम भी ये करते थे। और लोगों को चौकीदार बोलकर इन्हें कि ये हमारे विलेज की सुरक्षा के लिए तैनात है, तो उन्हें चौकीदारी टैक्स जो था वो पे करना पड़ता था। क्या पर्पस बताया मैंने? फर्स्ट ये कि जो चौकीदार थे ये जो पुलिस फोर्स थी उसके साथ कोऑर्डिनेट करते थे, और इंटरनली कहीं ना कहीं ये मुखबिरों का काम भी किया करते थे। तो इसका टैक्स पे करना बंद कर दिया जाए। अब धीरे धीरे सत्याग्रह जो था वो बहुत सारी जगहों पर फैलने लगा। मतलब देश के हर कोने में एक ना एक लीडर जो था वो रीजनल लेवल पर इसे कंडक्ट करवा रहा था। सबसे पहले बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में अप्रैल 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाने का, लॉन्च करवाने का जो काम किया वो किया सी राजा गोपालाचारी ने। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर तंजावर कोस्ट तक मार्च किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। साथ ही साथ उनके साथ लोग जुड़े और उन्होंने फॉरेन क्लॉथ शॉप्स को, लिकर शॉप्स को घिराव करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से ये एंटी लिकर कैंपेन और फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कैंपेन भी बन गया। इस कैंपेन को फर्दर स्प्रेड करवाया गया कोयम्बटूर, मदुराई,
विरधानानगर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर राजा जी ने कोशिश की कि इस मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पर एक मिल थी जिसका नाम था चुलाई मिल्स। यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ही चलते, जहाँ पर पुलिस ने रिप्रेशन किया और लोग जो थे वो वायलेंट हो गए। साथ में अगला पॉइंट मालाबार कोस्ट। मालाबार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ के एक नायर कम्युनिटी के कांग्रेस लीडर ने शुरू किया, जिनका नाम था के केलप्पन। के केलप्पन की जो बात है वो आपने वैकोम सत्याग्रह में भी की होगी। इनके साथ सॉल्ट मार्चेस में पी कृष्ण पिल्लाई भी थे। पी कृष्ण पिल्लाई केरला की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट मूवमेंट है सॉरी, उसके फाउंडर थे। और साथ में इन्होंने नेशनल फ्लैग जो था उसे डिफेंड किया था पुलिस के लाठी चार्ज से ऑन कलिकट बीच इन नवंबर 1930। इसके बाद आंध्रा रीजन में भी इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा एंड गुंटूर रीजन। अब यहाँ पर आंध्रा रीजन में सॉल्ट सत्याग्रह का जो हेडक्वार्टर्स था वहाँ पर मिलिट्री स्टाइल कैंप्स को सेटअप किया गया। मिलिट्री स्टाइल कैंपेन्स को बोला करते थे सिबिरम्स। लोकल लैंग्वेज में ये क्या थे? मिलिट्री स्टाइल कैंपेन्स। इन्हें इस्टेब्लिश किया गया और साथ में ही जो कम्मा एंड राजू डोमिनेंट कास्ट के जो कल्टीवेटर्स थे, ये कास्ट है, कास्ट के जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को आगे ले गए, लेकिन रिप्रेसिव एक्शंस की वजह से दे ऑल्सो बिकेम वायलेंट। अब यहाँ पर इन्होंने इस मूवमेंट को एक तरीके से डेवलप करवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जितना सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं रहा। वही अगर हम उड़ीसा में बात करें तो यहाँ पर गोपाल बंधु चौधरी ने लीड संभाली और मेनली जो सॉल्ट सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो बलासुर, कटक और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में चला। वहीं आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में यहाँ पर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इसका मेन रीज़न ये भी था कि ईस्ट बंगाल से आसाम की तरफ बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशंस हो रहे थे, तो आसामी और बंगाली लोगों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। साथ में ही हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट भी था जो यहाँ पर चल रहा था। पर यहाँ पर एक स्टूडेंट स्ट्राइक हुई, स्टूडेंट स्ट्राइक अगेंस्ट कनिंगम सर्कुलर। ये सरकार ने इशू किया था जिसमें कहा गया था कि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में उसे कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। तो इस स्टूडेंट स्ट्राइक जो थी उसे लॉन्च किया मई 1930 में। साथ में ही यहाँ पर दिसंबर 1930 में चंद्र प्रभा सैकानी नाम की एक लड़की थी जिसने फॉरेस्ट लॉज को अपनी कम्युनिटी के द्वारा ब्रेक करवाया। नाम था चंद्र प्रभा सैकियानी। इसने अपनी जो अबॉर्जिनल ट्राइब कचारी विलेजेस की जो कम्युनिटी थी, कचारी विलेजेस, इनके साथ मिलकर, इनके लोगों के साथ मिलके फॉरेस्ट लॉज का जो वायलेशन था उसे कंडक्ट करवाया। लेकिन आसाम की जो कांग्रेस लीडरशिप थी उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया।
साथ में यहाँ पर बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। एक है युगांतर ग्रुप और एक है अनुशीलन ग्रुप। जो अनुशीलन ग्रुप है उसके इंचार्ज हैं, इफ़ यू रिमेंबर, JM सेनगुप्ता, और जो युगांतर ग्रुप है उसके लीडर हैं सुभाष चंद्र बोस। तो वो यहाँ पर कैलकाटा कॉरपोरेशन इलेक्शन में व्यस्त हैं। कैलकाटा कॉरपोरेशन इलेक्शन वो यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से जो कैलकाटा के जो लीडर्स थे वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर होते हुए नहीं दिखे। साथ में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल राइट्स थे वो भी चल रहे थे, स्पेशली ईस्ट बंगाल में डक्का और किशोरगंज के एरियाज में। तो मुस्लिम्स जो थे कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो थी। लेकिन फिर भी बंगाल जो था एक ऐसा देश बना, एक ऐसा राज्य बना उस समय का, जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट जो थे वो यहाँ से देखने को मिले थे। तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाईएस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायलेंट एक्टिविटीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुई थी। साथ में यहाँ पर रूरल लेवल पर कुछ पावरफुल मूवमेंट्स जो थे, जो कि सॉल्ट सत्याग्रह के आसपास और चौकीदारी टैक्स को पे ना करने से रिलेटेड थे, वो मिदनापुर और आरामबाग जैसी जगहों पर चल रहे थे। साथ में यही समय था जब सूरज सेन भी अपनी जो चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप था वो भी अपनी जो रेड था वो कंडक्ट करवा रहा था। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में चंपारण और सारण या सारण नाम की दो जगहें थी जहां पर सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो कंडक्ट करवाया गया। अब यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बिहार जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया था, वहाँ के आसपास सी वाटर्स नहीं लगते थे। तो लोगों ने क्या किया कि पटना में एक पॉन्ड था जिसका नाम था नखास पॉन्ड, वहां पर जाकर सॉल्ट सत्याग्रह को ब्रेक किया। यहाँ पर इसके लीडर थे अंबिका कांत सिन्हा। लेकिन यहाँ पर भी इतना ज़्यादा कुछ पावरफुल मूवमेंट जो था वो देखने को नहीं मिला था। साथ में जो हमारा आज का झारखंड एरिया है, जिसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर एरिया, वहाँ पर कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो देखने को मिली थी। यहाँ पर दो मेन लोग थे, एक का नाम था बोंगा माझी और सोमरा माझी, जिन्होंने गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर हजारीबाग के आसपास इस मूवमेंट को कंडक्ट करवाया था। साथ में यहाँ पर इन्होंने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की कि आप मीट को और शराब को त्याग दें, गिव अप कर दें और खादी को यूज़ करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर इस एरिया के जो संथल ट्राइब्स थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। संथल्स जो थे वो इस मूवमेंट से कहीं ना कहीं नहीं जुड़े एंड दे वर रिपोर्टेड टेकिंग अप इलीगल डिस्टिलेशन ऑफ लिकर ऑन अ लार्ज स्केल अंडर द बैनर ऑफ गांधी। उन्होंने इलीगली लिकर की जो डिस्टिलेशन थी वो कंडक्ट करवाई थी। अब इस राज्य के जो बड़े ज़मींदार थे वो सरकार के साथ लॉयल रहे, ठीक है। जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स थे, टेनेंट्स थे, उन्होंने अपने एक तरीके से ज़मींदार्स के अगेंस्ट इस मूवमेंट को जो पार्टिसिपेशन था वो दिखाया था। क्यों? क्योंकि वो मेनली अपने ज़मींदारों से दुखी थे और यहाँ के जो बड़े ज़मींदार थे दे स्टिक टू देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अगर हम अगली बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस पेशावर की जो लीडरशिप थी वो थी बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के हाथों में, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक एजुकेशनलिस्ट और एक सोशल रिफॉर्मर थे जो अपने पठान कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे, रिफॉर्म्स थे, उन्हें कंडक्ट करवाया करते थे। इन्हें बादशाह खान भी कहा गया और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा गया।
इनकी एक पॉलिटिकल मंथली पब्लिकेशन भी थी जिसका नाम था पुख्तून या पुख्तून। साथ में इन्होंने अपनी एक ब्रिगेड ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था रेड शर्ट्स या फिर खुदाई खिदमतगार्स। इन्हें रेड शर्ट्स भी कहा गया था। इन्होंने अपनी इस खुदाई खिदमतगार्स के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की और नॉन वायलेंट रहने की कसम प्लेज जो थी वो ली थी। अब यहाँ पर 23 अप्रैल 1930 को कांग्रेस लीडर्स का अरेस्ट हो गया इन द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जिसकी वजह से पेशावर में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट थे और डेमोन्स्ट्रेशन था वो शुरू हुआ। डेट थी 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930। लेकिन 4 मई के आसपास तक सरकार ने जो अमन और शांति है अपने स्टाइल की उसे रिस्टोर कर लिया था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने भेजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घड़वाल राइफल सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा था। घड़वाल राइफल सोल्जर्स जिन्होंने निहत्थे क्राउड पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे, जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट भी रहे बीच बीच में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वियर्ड बात थी, क्योंकि यहाँ पर क्राउड में खड़े होने में जो मेनली जो परसेंटेज थी मुस्लिम्स की, जो पेशावर के इस मूवमेंट में खड़े थे, वो तकरीबन 90% थे। 92% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाज देयर। लेकिन उनके प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो थी वो नर्वस हो गई थी। अब यहाँ पर महाराष्ट्र का एक और रीजन था शोलापुर, जहाँ पर गांधी के अरेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट जो थे वो देखने को मिले थे। पर यहाँ पर सरकार ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया और पीस को रिस्टोर कर लिया था। साथ में जब अब बात आती है धरासना की, हमने बात की थी कि 2 मई 1930 को गांधी जी का अरेस्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने धरासन सॉल्ट वर्क्स पे रेड करने की बात की थी। तो जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो 21 मई 1930 को 3 मेन लीडर्स आए और गांधी जी का जो रेड करने का अनफिनिश्ड टास्क था उसे उन्होंने पूरा करने का बेड़ा उठा लिया। ये 3 लोग कौन थे? सबसे पहले सरोजिनी नायडू, दूसरे थे इमाम साहब और तीसरे थे गांधी जी के बेटे मनीलाल। लेकिन यहाँ पर सरकार ने निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से 2 लोग मर गए और तकरीबन 320 लोग घायल हो गए। अब इसकी वजह से सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो आसपास की जगहों में फैलने लगा, जैसे कि बॉम्बे में वडाला, कर्नाटका में यहाँ पे सॉल्ट वर्क्स थे जिसका नाम था सन्निकट्टा सॉल्ट वर्क्स। सन्निकट्टा सॉल्ट वर्क्स ये कर्नाटका की है। आंध्रा रीजन, मिदनापुर रीजन और बाकी कुछ एरियाज। इसके अलावा गुजरात के जो एरियाज थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के आनंद, भोरसड़ और नांदेड़, वहाँ पर भी इस चीज़ को देखने को मिला। वहाँ पर भी नो टैक्स मूवमेंट चलाए गए। रेवेन्यू को पे करने के लिए लोगों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो लैंड था वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंसेस में लोगों ने जो सॉल्ट लॉ थे उसे ब्रेक किया। फॉरेस्ट लॉज थे उन्हें वायलेट करना शुरू कर दिया था। फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो टिम्बर रिस्ट्रिक्शंस थी और ग्रेजिंग थी उसे करवाना शुरू कर दिया, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसे इलीगली बेचना शुरू कर दिया। यूनाइटेड प्रोविंसेस में अगर हम बात करें तो नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू किया गया, जिससे कि जो ज़मींदार थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो सरकार को रेवेन्यू पे ना करें, और जो टेनेंट्स थे ज़मींदार्स के उन्हें कहा गया कि वो ज़मींदार्स को रेंट पे ना करें, जिसकी वजह से जो ज़मींदार्स थे और टेनेंट्स थे वो सभी जो थे वो इस मूवमेंट से जुड़े।
इस एक्टिविटी का जो मेनली कंडक्ट हुई है वो अक्टूबर के मंथ में हुई है। स्पेशली आगरा और रायबरेली के जो मेन एरियाज थे वो यहाँ पर लाइट में रहे थे। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस मणिपुर एंड नागालैंड। मणिपुर एंड नागालैंड में 13 साल की एक रानी 13 years ओल्ड, नाम था रानी गेदिनलियू। ये एक नागा स्पिरिचुअल गॉडेस थी या लीडर थी जो अपने कजन हाइपू जेडोंगनंग के साथ मिलकर मणिपुर की स्टेट के लिए रिवोल्ट कर रही थी अगेंस्ट फॉरेस्ट रूल। नाम था रानी गेदिनलियू और इसका कजन था हाइपो जेडनोंग। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दीज नेम्स रॉन्गली। अब यहां पर इन्होंने टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया और फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई जो थी वो अपने तरीके से शुरू कर दी। लेकिन फाइनली 1931 में जो जेडनांग था उसे पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। जो रानी गेदिनलियू थी वो एस्केप करती गई, लेकिन फाइनली अक्टूबर 1932 को उसे पकड़ लिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया एनसी ने, उस समय इन्हें तूरा जेल से रिहा किया गया था। तूरा जेल 1946। अरेस्ट हुई है ये अक्टूबर 1932 में। अब इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में विभिन्न लीडर्स के अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो कैरी आउट किया गया। इसमें हमें मास पार्टिसिपेशन देखने को मिली, जिसमें स्टूडेंट्स, बच्चे पूरी तरीके से शामिल हुए। मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन कुछ स्पेसिफिक जगहों में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ओवरऑल कंपैरेटिवली कम थी। जो मर्चेंट्स और छोटे लेवल के ट्रेडर्स थे, स्पेशली तमिलनाडु और पंजाब के, वो काफ़ी एंथुजियास्टिक रहे थ्रू देयर एसोसिएशंस एंड कमर्शियल बॉडीज। ट्राइबल की पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली बाय वायलेटिंग द फॉरेस्ट लॉज, स्पेशली इन एरियाज ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। वर्कर्स जो थे वो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास वाले एरिया में स्ट्राइक्स करते रहे, जैसे हमने मिल स्ट्राइक्स के बारे में बात की थी। और जो पेसेंट्स थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, बिहार के और गुजरात के, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स था? गवर्नमेंट ने सोचा, क्योंकि अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इंग्लैंड में जो सरकार बैठी है वो अब लेबर गवर्नमेंट है, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के लिए एक तरीके से सिंपैथेटिक है। तो कांग्रेस की जो ये पूरा मूवमेंट था, सरकार ने सोचा कि अगर हम रिप्रेशन करेंगे तो कांग्रेस के लीडर्स रोने लग जाएंगे, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कांग्रेस सोचेगी कि हमारी जीत हो गई है। तो फाइनली गांधी के अरेस्ट के बाद उन्होंने रिप्रेशन शुरू किया। उन्होंने ऑर्डिनेंसेस इशू किए, सिविल लिबर्टीज को बैन कर दिया गया और प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्हें फ्रीडम दी गई सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकिन फिर भी इलीगल डिक्लेयर यहाँ पर नहीं किया गया था। निहत्थे लोगों पर फायरिंग्स की गई, लाठीचार्ज हुए, जिसकी वजह से काफी लोग इस मूवमेंट के तहत मारे गए थे और जख्मी हो गए थे। और हजारों लोग जो सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी के साथ और बाकी कांग्रेस लीडर्स के साथ, उन्हें जेल में बंद कर दिया था। अब यहां पर जुलाई 1930 को डेट थी, जुलाई 1930, जब फाइनली लॉर्ड आयरविन ने सजेस्ट की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस का जो गोल है वो हम देंगे। जुलाई 1930 को लॉर्ड आयरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अनाउंस कर दिया। साथ में यहां पर दो लोग थे, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, जिन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वो INC के लीडर्स के साथ बैठकर एक अच्छी डिस्कशन करें और आपस में सुलह करें, जिसे लॉर्ड आयरविन ने मान लिया।
अब अगस्त 1930 को गांधी जी से मिलने येरावाड़ा जेल गए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। जेल थी येरावाड़ा। जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू वेंट टू मीट गांधी, और उन्होंने कुछ मेन जो डिस्कशंस थे सेटलमेंट के, सरकार के साथ जो वो करने वाले थे उस पर डिस्कशंस किए। तो जो मेन डिमांड्स थी उस समय जो नेहरूज और गांधी के बीच में सेटल हुई वो ये थी कि जो ब्रिटेन का जो सक्सेशन का राइट है वो हिंदुस्तान को दे दिया जाए, ब्रिटिश के पास कोई राइट नहीं होगा। साथ में जो नेशनल गवर्नमेंट है उसे फॉर्म किया जाए, और डिफेंस और फाइनेंस जैसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, डिफेंस और फाइनेंस, उनका जो कंट्रोल है वो नेशनल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। साथ में जो ब्रिटिश के जो फाइनेंशियल क्लेम्स हैं उनको सेटल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। अब यहाँ पर गांधी और आयरविन पैक्ट होगा 25 जनवरी 1931 को। इससे आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इवैल्यूएशन करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, गांधी आयरविन पैक्ट की बात करेंगे, और साथ में कराची कांग्रेस सेशन जो रहा 1931 का जिसमें फंडामेंटल राइट्स पहली बारी आए थे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।